डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं जतिन, लेक्चर इन पॉलिटिकल साइंस। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान, राजस्थान बोर्ड। और इसमें लेसन सेकंड जिसका नाम है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। मूल अधिकारों पर हमने अच्छे से डिस्कशन किया है और बोर्ड परीक्षा में उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उन पर भी हमने अच्छे से बात की। अब हम इस लेक्चर के थ्रू नीति निर्देशक तत्वों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में इन नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से इन्हें ग्रहण किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे भी जाते हैं। हालांकि नीति निर्देशक तत्वों पर हम आर्टिकल वाइज एक एक अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि ये नीति निर्देशक तत्व है क्या। देखिए, ये नीति निर्देशक तत्व जैसा कि शब्द से ही पता लग रहा है, नीति बनाने के लिए निर्देश, अर्थात भारतीय संविधान निर्माताओं की यह भावना थी कि जो सरकारें हैं वे नीति बनाते समय या नियम बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों में जो भावनाएं हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, उनको वो फॉलो करे, उन बातों का वो ध्यान रखे। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में जो प्रावधान दिए गए हैं वो एक पथ प्रदर्शक के रूप में है और सरकारों, जो भी सरकारें हैं, उनको उन पर ध्यान देना चाहिए। ये नीति निर्देशक तत्व एक तरह से जो हमारी कार्यपालिका है, विधायिका है, उनके लिए आचार संहिता के रूप में है। विधायिका कोई भी कानून का निर्माण करे और कार्यपालिका कोई नीति या कानून को लागू करे तो उसमें इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना चाहिए। यहाँ एक बात ध्यान रखें कि ये निर्देश हैं, आदेश नहीं हैं। मतलब इस पर आगे चर्चा करेंगे कि ये सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन हाँ, संविधान निर्माताओं ने ये अपेक्षा की थी कि सरकारें, कार्यपालिका, विधायिका, वे कम से कम जनता के कल्याण के लिए इन निर्देशों का नीति निर्माण करते समय और इनको लागू करते समय वो इनका पालन करें, इनको ध्यान में रखें, इनको पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार करें। इन निर्देशों में जो भावनाएं हैं उनके आधार पर ही नीति का निर्माण और उन्हें लागू करें। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है कि सरकार इन निर्देशों का पालन करे, लेकिन क्योंकि संविधान निर्माताओं को की यह भावना थी कि वे इन्हें एक कर्तव्य के रूप में लें और इसका पालन उन्हें करना चाहिए और इन्हें बाध्यकारी नहीं बनाया गया, अर्थात इन्हें वाद योग्य नहीं बनाया गया। इनको लेकर न्यायालय में कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती। नागरिक न्यायालय में इनकी मांग नहीं कर सकते। देखिए, एक प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकता है कि ऐसा क्यों किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को वाद योग्य नहीं ठहराया गया। यहाँ यह जानना होगा कि नीति निर्देशक तत्वों में जितनी भी बातें शामिल की गई हैं, जो भावना है, वो भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की ओर मार्ग प्रशस्त करती हैं और इसमें जनहित के लिए लोक कल्याण से संबंधित विभिन्न प्रावधान हैं। लेकिन संविधान निर्माताओं की यह इच्छा थी, इच्छा के बावजूद भी इनको सरकार के लिए बाध्यकारी इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उस समय हमारा भारत आज़ाद हुआ ही था और भारत काफ़ी पिछड़ा हुआ था। गरीबी थी, बेरोजगारी थी और किसी भी प्रकार के इतने आर्थिक संसाधन भी हमारे पास नहीं थे और हम काफ़ी हद तक विदेशों पर निर्भर थे। यहाँ तक कि खाने को, अनाज के लिए भी हम निर्भर थे।
देश के ऐसे हालात नहीं थे कि कोई भी सरकार इन नीति निर्देशक तत्वों को इम्प्लीमेंट कर सके, पालन कर सके इनका। लेकिन हाँ, इसीलिए ये उस समय बाध्यकारी नहीं किए गए, लेकिन एक अपेक्षा की गई इसकी कि जैसे जैसे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वैसे ही सरकारें जितना हो सके अपनी योग्यता, क्षमता, उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से इन निर्देशों का पालन करें और भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास करें। हालांकि संविधान में ये भले ही बाध्यकारी नहीं है, लेकिन पिछला इतिहास यदि हम हिस्ट्री देखें तो सरकारों ने पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक इनका पालन करने का प्रयास किया है। क्योंकि एक लोक कल्याणकारी देश में इन लोक कल्याणकारी नीतियों से कोई भी सरकार अपने आप को वंचित नहीं कर सकती है। और ऐसा ही भारत में हुआ कि जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने किसी न किसी रूप में काफ़ी हद तक इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने की कोशिश की है और कई ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जिससे भारत को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। इनको हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अलग अलग बिंदुओं में बांटकर समझने की कोशिश करेंगे, जैसे आर्थिक सुरक्षा से संबंधित, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, या फिर पंचायती राज शिक्षा से संबंधित, कुछ विदेशी नीति से संबंधित, अलग अलग बिंदुओं में बांटेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने या सामाजिक समानता, आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए इन नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। सबसे पहले हम अनुच्छेद 36 और 37 को समझेंगे, फिर अनुच्छेद 38 से 51 तक जितने भी प्रावधान हैं उनको अलग अलग बांटकर हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि अनुच्छेद 36 में वही बात की गई है जो अनुच्छेद 12 में हमने लास्ट लेक्चर्स में की थी, अर्थात राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 36 में स्पष्ट बताया गया है कि जहाँ भी नीति निर्देशक तत्वों में राज्य शब्द यूज़ होगा, उस राज्य शब्द का मतलब वही होगा जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है। हम ये चर्चा कर चुके हैं इस पे कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द का मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, जो भी नीति निर्माण से संबंधित संस्थाएं हैं, वो सब राज्य के अंतर्गत आती हैं। अब अनुच्छेद 37 भी एक महत्वपूर्ण बात कहता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी प्रकृति के बारे में इसमें बताया गया है, क्या नेचर है नीति निर्देशक तत्वों का। नीति निर्देशक तत्व, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व सरकार पर बाध्यकारी नहीं है कि वे इन्हें लागू करे ही, क्योंकि ये केवल निर्देश हैं, आदेश नहीं है। नागरिक नीति निर्देश तत्वों की पालना के लिए न्यायपालिका से प्रार्थना नहीं कर सकते। न्यायपालिका में इसके खिलाफ याचिका वे नहीं लगा सकते सरकार के खिलाफ कि सरकार इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं कर रही है। नीति निर्देशक तत्वों को वाद योग्य नहीं ठहराया गया है। ये प्रावधान अनुच्छेद 37 के अंतर्गत किया गया है। अब हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इनको बिंदुओं में बांटकर इन पे डिस्कशन करेंगे। तो पहला है आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को देखते हुए नीति निर्देशक तत्वों में कुछ प्रावधान संविधान में शामिल किए गए हैं। उनमें कुछ प्रावधान है जो आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व हैं। इनमें जो प्रमुख हैं
वो सबसे पहले है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में प्रावधान है कि राज्य अपनी नीतियों को इस तरीके से या इस प्रकार से निर्धारित करेगा जिससे कि स्त्री, पुरुष व अन्य नागरिकों को अपने जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। यहाँ इसी अनुच्छेद में ये भी व्यवस्था की गई है कि संपत्ति का या उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण ना हो, जिससे सार्वजनिक हितों की पूर्ति अवरुद्ध हो जाए। मतलब इससे संपत्ति व उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, जिससे सबका हित हो, सबको समान अवसर उपलब्ध हो। एक और महत्वपूर्ण बात कि स्त्री व पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। राज्य बच्चों, महिलाओं, युवाओं एवं सभी नागरिकों के आर्थिक हितों की सुरक्षा करेगा कि किसी का भी किसी भी तरीके से आर्थिक शोषण न हो पाए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41। देखिए, अनुच्छेद 41 इस बात की व्यवस्था करता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमताओं और सीमाओं के अंतर्गत इस बात की व्यवस्था करेगा जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार मिल सके और वह शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष स्थिति जैसे बेकारी अर्थात बेरोजगारी हो या निःशक्तता हो, अपंगता हो या वृद्धावस्था हो या अंगहीनता हो जाए, ऐसी स्थिति में राज्य उन्हें सार्वजनिक सहायता या लोक सहायता प्रदान करे। नेक्स्ट अनुच्छेद 42 भी इस बात की व्यवस्था करता है कि राज्य कार्य की मानवोचित दशाओं का प्रबंध करेगा। अर्थात यथोचित मानवोचित दशा से मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, काम कर सके, तो उन्हें ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध करवाएगा जैसे प्रसूति महिलाएं हैं वो भी काम कर सके, उसके लिए उन्हें प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा। अर्थात प्रसूति काल में भी उन्हें कार्य न करना पड़े या बिना कार्य के उन्हें पूरा वेतन उपलब्ध करवाया जाएगा। ये एक तरह से उनकी मानवोचित दशा है। इस बात की व्यवस्था ये अनुच्छेद 42 करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 इस बात की व्यवस्था करता है कि कार्मिकों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके। इसके लिए राज्य कानून के द्वारा या अन्य किसी तरीके से इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि जो सभी प्रकार के कार्मिक हैं, चाहे वे कृषि कार्य में लगे हुए हैं, चाहे वे उद्योगों में श्रमिक के रूप में लगे हुए हैं, सभी को अपने जीवन निर्वाह के लिए उचित मानदेय मिल सके, निर्वाह मजदूरी मिल सके, इस बात की वो व्यवस्था करेगा। वे अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें, उनके जो सामाजिक और सांस्कृतिक हित हैं उनकी पूर्ति हो सके। इसी अनुच्छेद में एक व्यवस्था ये भी की गई है कि राज्य व्यक्तिगत या सहकारी किसी भी आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वे चाहे व्यक्तिगत तरीके से या सामूहिक तरीके से या सहकारी तरीके से, राज्य उन्हें लघु और कुटीर उद्योगों के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा। तो ये व्यवस्था इसी अनुच्छेद में की गई है। आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों में ही 42वें संविधान संशोधन के तहत कुछ परिवर्तन करके 2 अनुच्छेद और जोड़े गए हैं, जिसमें एक 39 कै और एक है 43 कै। देखिए 39 कै में तो जो कमज़ोर वर्ग हैं समाज में उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब कोई भी न्याय से वंचित नहीं हो सके, कानूनी सहायता राज्य सबको उपलब्ध करवाए, क्योंकि हमारे यहाँ न्याय प्राप्त करना बहुत महंगा है, बहुत खर्चीला है। उसके लिए कमज़ोर वर्ग न्याय से वंचित नहीं रह जाए, इसलिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था राज्य करेगा। तो ये अनुच्छेद 39 कै में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अब है अनुच्छेद 43 कै। अनुच्छेद 43 कै में राज्य उद्योगों के प्रबंध में कार्मिकों या कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाने की व्यवस्था करेगा, उसको सुनिश्चित करेगा।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 48। देखिए अनुच्छेद 48 में ये प्रावधान है कि राज्य कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा, अर्थात उनके वैज्ञानिक और आधुनिक ढंग से संचालन को बढ़ावा देगा। इसके अलावा पशुओं की नस्ल सुधारने का प्रयास करेगा और पशुओं का वध, गोहत्या है या अन्य पशुओं की हत्या रोकने का प्रयास करेगा। ये तो थे आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। अब दूसरा पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व। देखिए जिस प्रकार हमने पहले पॉइंट में आर्थिक सुरक्षा की वृद्धि के लिए नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्थाओं पर डिस्कशन किया, अब इस बिंदु के अंतर्गत क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में कुछ सामाजिक लोगों के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने या शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी कुछ नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया है। वे कुछ उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 प्रावधान करता है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता या समान नागरिक संहिता, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सिविल कोड, वो बनाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ समान आचार संहिता या नागरिक संहिता का मतलब ये है कि हमारे यहाँ अलग अलग धर्मों में विवाह से संबंधित या उत्तराधिकार से संबंधित अलग अलग कानून बने हुए हैं और एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है अलग अलग धर्म के अनुसार। तो उनमें उनको एक तरह से यहाँ ये नीति निर्देशक तत्वों में सभी नागरिकों के लिए, चाहे किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, कहीं किसी भी व्यवस्था में हो, वहाँ सब के लिए समान नागरिक या आचार संहिता बनाने की व्यवस्था करने की बात इस अनुच्छेद में की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत प्रावधान है कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर अंदर 6 से 14 वर्ष तक या 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा या उसका प्रावधान करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 46 प्रावधान करता है कि राज्य जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के जो वर्ग हैं, उनकी शैक्षिक और आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास करेगा और उनके प्रति समाज में हो रहे अन्याय, उनके शोषण से उनकी रक्षा करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 47। यह व्यवस्था करता है कि राज्य सभी नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, अर्थात राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगा। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति को संतुलित व पोषित आहार उपलब्ध हो सके। इसके अलावा राज्य औषधि में काम आने वाले कई पदार्थों को छोड़कर जो नशीले पदार्थ हैं, मादक पदार्थ हैं, उन पर वो रोक लगाने का प्रयास करेगा, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के जो हित हैं उनकी पूर्ति की जा सके, अर्थात लोगों के स्वास्थ्य को मजबूत बनाया जा सके। इसके अलावा नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 क में व्यवस्था की गई है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देगा, उसके पर्यावरण संरक्षण का प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त वन्य जीव की सुरक्षा एवं संरक्षण का प्रयत्न भी राज्य करेगा। ये थे सामाजिक सुरक्षा एवं शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। अब तीसरा है पंचायती राज, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व। आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अतिरिक्त कुछ पंचायती राज से संबंधित, कुछ न्याय से संबंधित और ऐतिहासिक संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित कुछ नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था भी संविधान में की गई है। वो कुछ इस प्रकार है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायतों या पंचायती राज व्यवस्था के संगठन का प्रयत्न करेगा या उनके गठन का प्रयास करेगा, और न केवल उनका गठन करेगा बल्कि उनके लिए कुछ ऐसी शक्तियों की व्यवस्था करेगा जिससे कि एक स्वायत्त शासी व्यवस्था कायम हो सके, अर्थात जो पंचायतें हैं वो एक स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49। ये व्यवस्था करता है
कि राज्य का ये दायित्व है कि राज्य जितनी भी ऐतिहासिक विरासतें हैं या राष्ट्रीय महत्व की जो प्राचीन विरासतें हैं, सार्वजनिक संपत्ति है, कई ऐसी महत्वपूर्ण कलात्मक विरासतें हैं जिनकी राज्य सुरक्षा करे और न केवल उन्हें नष्ट होने से रोके बल्कि नष्ट या जर्जर होने पर उनको मरम्मत करवाए। नेक्स्ट अनुच्छेद 50 ये व्यवस्था करता है कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करेगा, अलग करेगा। मतलब कि राज्य एक स्वतंत्र न्यायपालिका को बनाए रखेगा। जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसका उद्देश्य एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करना है जिससे कि लोगों को या देशवासियों को, नागरिकों को न्याय प्राप्त हो सके, और वो तभी हो सकता है जब न्यायपालिका स्वतंत्र हो। इस प्रकार कार्यपालिका से न्यायपालिका को स्वतंत्रता इस अनुच्छेद 50 में इसकी व्यवस्था की गई है। देखिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। हमारे संविधान में कुछ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित भी कुछ बातें नीति निर्देशक तत्वों में शामिल की गई हैं, और हमारे देश की विदेश नीति से संबंधित प्रावधान भी अनुच्छेद 51 में शामिल किए गए हैं, जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही है। अर्थात इसका मतलब है कि अनुच्छेद 51 ही हमारे भारत देश की जो विदेश नीति है उसको तय करता है और उसको दिशा निर्देश प्रदान करता है। अनुच्छेद 51 में कुछ विदेश नीति को तय करने वाले अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं जो इस प्रकार है। देखिए, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रयत्न करेगा। इसमें राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्वक अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है, समझौते हैं, उनका सम्मान करेगा, उनका आदर करेगा, उनमें विश्वास करेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करेगा। इसके अतिरिक्त ये भी किया गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्वक तरीके से हल करने का या संधि या समझौते के द्वारा या मध्यस्थता के द्वारा ही उन अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार हमने देखा कि संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई थी। तो इनको पढ़ने पर हमें पता लग रहा है कि किस प्रकार हमारे संविधान को, भारत राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की दृष्टि से या आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से इन नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया। देखिए, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें, अच्छे से तैयारी करें, बार बार इनको रिवाइज़ करें और अच्छे से लास्ट तक पूरे वीडियो को देखें, अच्छे से सुने आप। और अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने साथियों में इन लेक्चर्स को शेयर करें। और अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।